So hello students, I am Sumit Chetija, your physics faculty from Motion Foundation Division। और आज हम एक नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट नाउ हम कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, सोलेनॉइड्स क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी आप बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अभी ये पता लग चुका है हमको कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहीं से ट्रैवल करता है तो उसके साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है। और हमारे हांस ऑयस्टेड, जिन्होंने कहा था 1820 के अंदर, हांस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, इन्होंने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वर्टिकल लूप या किसी भी लूप में, सर्कुलर लूप में घूम रहा है, सोलेनॉइड में भी घूम रहा है, तो हमें वो मैग्नेट की तरह ट्रीट होता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है उसके अंदर, इसलिए वो मैग्नेट की तरह ट्रीट होता है। हमें पता चल चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। आज हम एक नए टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ काम करेंगे जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर रखता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स होता है। मेरे पीछे एक एनिमेशन चल रहा है जिसके अंदर बता रखा है कि अगर लेफ्ट साइड से मेरा करंट राइट साइड की तरफ जा रहा है और अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेट्स के दो पोल्स के बीच में रखता हूं, फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल, यहां पे रखता हूं, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कि मेरी वायर है, जो कि ये वाली वायर है बच्चों, ये एक फोर्स फील करती है, अपने ऊपर एक फोर्स फील करती है, दैट इज डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड्स का एक फोर्स फील करती है। अगर इस वायर के ऊपर और नीचे मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखता हूं तो इस फोर्स इस वायर के ऊपर एक साउथ साइड की तरफ या नीचे की तरफ या डाउनवर्ड हमें एक फोर्स फील होती है। और वो फोर्स फील भी होती है, ये एनसीईआरटी के एक डायग्राम के अंदर हमें समझाया भी गया है। अभी किस डायरेक्शन में होती है, क्यों होती है, ये सब चीजें हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं इस चीज को सीखने की। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो सीखते हैं फटाफट इस चीज को। तो मैं इसे एक एनिमेशन के फॉर्म में आपको बताता हूं कि ये नॉर्मल मेरा एक सेटअप है जिसके अंदर जैसे ये एज इट इज डायग्राम अपना एनसीईआरटी से उठाया गया है, पर ये एनिमेशन के फॉर्म में मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा फील होता है, डायग्राम एक स्टेबल इमेज होती है ना। अब यहाँ पे जो ये सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। लेट्स टेक एल्यूमिनियम, या तो एल्यूमिनियम का लूंगा या तो कॉपर का ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस जगह पे आयरन लेता या कुछ और लेता और उसे मैं मैग्नेट के बीच में, यहाँ पे कौन सी मैग्नेट यूज करिए, हॉर्सशू मैग्नेट यूज करिए, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखता, तो ऑब्वियसली आयरन का जो पीस है वो खुद ही अट्रैक्ट हो रहा होता, उसके पास खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होता, वो खुद ही मैग्नेटिक मटीरियल है ना। इसीलिए मैंने एल्यूमिनियम या कॉपर का यूटिलाइजेशन किया है, क्योंकि यहां पे ये अट्रैक्शन या रिपल्जन फील नहीं करेगा। हमारे पुराने एक बहुत प्यारे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम हमने आंद्रे मैरी एम्पियर करके हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। आंद्रे मैरी एम्पियर, इनके नाम पे हमने करंट की यूनिट भी ली थी, एम्पियर ए, करंट की यूनिट भी डिफाइन करी थी। इन्होंने ये बताया था व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, टॉपिक का नाम ही है, टॉपिक के अंदर ही सब कुछ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये मेरा मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड और साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। बच्चों समझ में आ रहा है? सर्कुलर लूप्स भी बनाने का कोई तंत्र नहीं है, अगर मैं वो भी बना देता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज या उससे प्रभाव थोड़ी पड़ेगा उस चीज से, अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर लूप्स बना दूं ऐसा ऐसा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर रख दूं, कोई करंट कैरिंग वायर रख दूं, कॉपर या एल्यूमिनियम के लिए है, इसके एक छोर को या एक एंड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूं और दूसरे एंड को किसी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं, तो लॉजिकली अभी ये बटन रेड है मतलब बंद है, तो इसके अंदर करंट, जब मैं इसको ऑन करूंगा, इस स्विच को या की को ऑन कर दूंगा, क्लोज लूप बना दूंगा, तो इसमें करंट घूमने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट घूमने लगेगा। करंट जैसे ही घूमने लगेगा,
इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होना चालू होगा पिछले वाले हमारे इमेज की वजह से या एनिमेशन की वजह से। आपको समझ में आया होगा, नहीं तो टॉपिक पढ़ के बार बार मैं बता रहा हूँ, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक के अंदर ही आंसर लिखा हुआ है। आंद्रे मैरी एम्पियर ने ही हमको बताया था कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed inside a magnetic field, it experiences a magnetic field या it experiences force। फोर्स क्यों करता है एक्सपीरियंस वो भी बताता हूं, पर पहले इस चीज को मैं स्विच को ऑन करके देखना चाहता हूं क्या रियलिटी में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आंद्रे मैरी एम्पियर ने जो हमको सिखाया या बताया वो रियल है कि भी नहीं है, पहले क्वेश्चन दिमाग में चलता है। तो जैसे ही मैंने इसको करा अपने पास, ये देखो पीछे वाले एनिमेशन से अगर मैं नेक्स्ट एनिमेशन पे लाता हूं तो इट इज इन वर्टिकल कंडीशन और यहाँ पे देखो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उससे जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग जो भी एलिमेंट है, सब्सटेंस है, वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर कंडीशन में होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ वो डायरेक्शन भी पता चलेगी किस डायरेक्शन में हम उस फोर्स को फील करते हैं, कैसा होता है, क्यों होता है। अब देखो ये स्विच ऑन हो गया है, थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया पोजीशन, पुल किया है क्योंकि अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक अट्रैक्शन या रिपल्जन किसी भी तरीके का फोर्स, दो तरीके के होते हैं बच्चों हमारे पास, फोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के फोर्सेस हैं। फर्स्ट वन इज अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा, या तो रिपेल करेगा, रिपल्जन। ठीक है, दो तरीके के फोर्सेस हैं, अट्रैक्ट और रिपेल। दोनों तरीके से वो या तो अपने से दूर भेजता तो रिपेल कहता, अभी अपनी तरफ खींचा है तो मैं उसे अट्रैक्शन कह रहा हूं। अब व्हेन अ करंट कैरिंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और ये इसके परपेंडिकुलर है, जो मैंने बताया इधर सिचुएशन इसके परपेंडिकुलर है, दोनों को सप्लाई हमारी जो कंडीशंस है दोनों को फेवरेबल कंडीशंस है, दोनों में अप्लाई हो रहा है वो चीज, तो वो उसके ऊपर दूसरे सब्सटेंस जो करंट कैरिंग सब्सटेंस है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स क्यों अप्लाई करता है, पहला क्वेश्चन क्यों अप्लाई करता है, चलो ये कंडीशंस भी मानी, क्यों अप्लाई करता है। जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये भी बताया था हमको कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये टॉपिक हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे करके, और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर हैं तो वो रिपेल करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड्स अगर अलग अलग पोल पे हैं, अलग अलग तरीके से हैं, तो वो अट्रैक्ट करती हैं। इस कंडीशन में हमको पता चलता है कि अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये एक अलग अलग कंडीशन में है, अलग अलग पोल्स को रिप्रेजेंट करती हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है। अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो हमें डायरेक्शन, दो तीन चीजें, जैसे पिछली बार था हमने क्या करा था, तीन क्वेश्चन का जवाब करा था, शेप, डायरेक्शन और तीसरा क्वेश्चन। बताओ बताओ, अगर जिसको याद है फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, जिसको भी याद है, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो फटाफट याद होंगे। ठीक है, तो फटाफट बताओ, नहीं तो इन द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको पूरा का पूरा कंक्लूड करके बताऊंगा इसे। ओके, तो आगे बढ़े। अगर इस चीज को और आगे लेके जाता हूं तो यहाँ पे हमारा आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स रूल। इस चीज को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों कहते हैं, पहली बात तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड आने का मतलब है इस चीज का रिजल्टेंट तभी आएगा जब मैं अपना लेफ्ट हैंड यूटिलाइज करूंगा, लेफ्ट हैंड यूटिलाइज करूंगा। अब यहाँ पे किस तरीके से इस चीज को यूटिलाइज करना है, फॉर द डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, अगर हमको पता करनी है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहीं भी जाता है, तो उस चीज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन। ठीक है, अब तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम तीन फिंगर्स को यूज करने वाले हैं, सॉरी दो फिंगर्स और मेरे थंब को यूज करने वाले हैं, मेरा नहीं, अपना अपना भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, और करोगे ही सही। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, मेरी फोर फिंगर, मेरी मिडल फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड माय थंब, ये तीन जो है मेरी उंगलियां, दो उंगली और एक थंब को यूटिलाइज करने वाला हूं। कैसे यूटिलाइज करने वाला हूं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं ये तीन फिंगर जिस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करना होना चाहिए, ये सामने की तरफ, फोर फिंगर मेरी सामने, और ये वाली ऐसे, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एक दूसरे को होना चाहिए। देखो मेरा फोर फिंगर और जो मेरा थंब है वो खुद के 90 डिग्री पे, ये और ये
इवन ये चीज जो है मेरी 4 फिंगर और मिडल फिंगर ये भी 90 डिग्री पे है, और अगर थंब और मेरी मिडल फिंगर को देखोगे तो भी वो 90 डिग्री पे है। अब 90 डिग्री पे ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा फोर्स जो है उसी 90 डिग्री पे ही मिलता है, मैक्सिमम फोर्स जो आउटपुट है वो हमें 90 डिग्री पे देखने को मिलता है। अब ये ऐसे हैं, अब फोर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे करंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे तीन चीजें हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, एंड दिस इज करंट आई। ठीक है, एफ बी आई। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो दिस इज एफ बी आई, अपने पेन से अपने हाथ में लिख लो, एफ बी आई। कुछ टाइम में आपको रिवाइज हो जाएगा, बार बार देखोगे अपने हाथ को, बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस बच्चों आते रहते हैं कि क्योंकि जैसे अभी न्यूमेरिकल टाइप या थोड़ा सा पोर्शन आपका इस तरीके का हो गया है कि हम मल्टीपल चॉइस की तरफ ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजन, इसमें आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि वो फ्री के नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल डाउनग्रेड किया गया पेपर का, क्योंकि लास्ट में केस बेस्ड स्टडी भी मिलता है, असर्शन रीजन भी मिल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर 100 नंबर या 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर तो मेरे फ्री हैं। सिर्फ मुझे मेहनत करनी है नेक्स्ट 40 नंबर्स पे। अगर वो 40 नंबर्स पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एवरीथिंग, एसएसटी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन करते हो मोशन के सारे वीडियोस देखने से, इवन हमारे ऐप पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप जाके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। आपको बहुत मजा आने वाला है। इवन इन चीजों से, इन वीडियो से पता है आप बहुत सारे ओलंपियाड्स भी क्रैक कर सकते हो। अगर ये ओलंपियाड्स आपने क्रैक किए तो बताना जरूर, मुझे बहुत खुशी होती है कि ड्यू टू मतलब हमारी पढ़ाई के थ्रू, हमारे किसी भी टीचर के हेल्प के थ्रू आपने थोड़ी सी, आपको हेल्पफुलनेस हुई, आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ और आपने उसके थ्रू कुछ किया, अपनी कुछ सीखा अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सिखा रहा है, होल्ड द 4 फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब। तीन चीजें थी, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड। देखो राइट हैंड से भी मैं कर सकता हूं ये, देखो ऐसा, पर प्रॉब्लम ये होगी कि आंसर गलत आ जाएगा। जैसे हम पिछली बार राइट हैंड रूल कर रहे थे कि हमारा थंब करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या था, बताओ बताओ जल्दी बताओ, आवाज आनी चाहिए जोर से। तो यहाँ पे ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें बताती है किस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स जा रही हैं और आ रही हैं। तो यहाँ पे लॉजिकली हम लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल में होना चाहिए। एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट द 4 फिंगर इज इन द direction of magnetic field and the center finger points to the direction of the current, and the direction in which the thumb points it gives the direction of force acting on the conductor। कि मेरा जो ऊपर है थंब उसको फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन। ये जो सामने की तरफ मैंने 90 डिग्री पे अपनी 4 फिंगर खोली है, ये मेरी बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो थर्ड फिंगर मैं इसके 90 डिग्री पे खोलने वाला हूं, जो मैंने बना दी है इस तरीके से, ये मेरी है करंट। अब मैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं लेफ्ट हैंड से, कि मेरा अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट अगर मैं रखता हूं बच्चों कहाँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी हमारे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, चाहे वो परमानेंट चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसके बीच में मैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखता हूं, तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स मेरी अप्लाई हो सकती है, क्या उस पे करंट किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तीन चीजें, दो दी जाएंगी, एक पूछी जाएगी। इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का फुल्का। तो हल्के फुल्के क्वेश्चन के साथ एक फटाफट कर भी लेते हैं, ठीक है, तो सीख लो। if the index finger point towards the north, अगर मेरी इंडेक्स फिंगर नॉर्थ की तरफ पॉइंट करिए, मान लेता हूं ये नॉर्थ है और ये इस तरफ पॉइंट कर रही है, ये नॉर्थ है, ठीक है, नीचे की तरफ साउथ होगा मेरे बच्चों, लेफ्ट और राइट में हम जानते हैं, इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, ठीक है, towards the north and the center finger towards the east। so this is the condition कि मेरी जो ऊपर की तरफ जा रही है नॉर्थ में, this is my index finger, समझ में आ रहा है, and the second one is in the direction of east। so this is the condition, मतलब इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। ये देखो, this is in the north and this is in the pointing towards the east, ठीक है, while using Fleming's left hand rule। देखो वो क्लू भी कर रहा है, अगर क्लू नहीं भी करता तो भी मुझे पता था कि दो चीजें हैं, तीसरी चीज वो पूछने वाला है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो मेरा थंब है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड में मेरा करंट जा रहा है, ईस्ट साइड पे बाहर की तरफ मेरी क्या आ रही है, फोर्स आ रही है।
तो यहाँ पे मेरा आंसर मुझे इजीली मिल चुका है, लेकिन ऑप्शंस भी मुझे दिए गए हैं। ऑप्शंस के साथ हम देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाहर आउटवर्ड तो कुछ दे ही नहीं रखा, आउटवर्ड तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो साउथ तो जा नहीं रहा, वेस्ट भी जा नहीं रहा, तो ये दो ऑप्शंस तो यहीं कट हो जाते हैं। अगर मैं देखो ये सिचुएशन बना के दिखाऊं तो ये डाउन जा रहा है क्या, डाउनवर्ड जा रहा है क्या, नीचे की तरफ जा रहा है क्या, तो ये भी गया, तो ऊपर की तरफ आएगा। और यहाँ पे अगर मैं सिंबल बनाना चाहूं तो दिस इज द सिंबल, क्योंकि अपवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस और दूं आपको, जैसे फोर्स इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, बी इज इन दिस डायरेक्शन, सॉरी फोर्स इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो बताओ कि मेरा करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, मेरा करण अर्जुन मतलब मेरे करंट किस डायरेक्शन में आएंगे, बताओ जल्दी जल्दी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही करा रहा हूँ फॉर द प्रैक्टिस कि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कैसा नहीं। फटाफट चलो, फटाफट लेफ्ट फिंगर को यूज करते हैं, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं हम। फटाफट से लेफ्ट हैंड को उठाओ, 3 फिंगर्स को अलाइन करो ऐसे करके, 2 फिंगर्स एक थंब को अलाइन करो। कैसे, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स तो उल्टी हो गई, ऐसे करके करूं क्या कुछ तो भी, बताओ 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 फटाफट बताओ। फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड उल्टा हो गया, मेरा हाथ उल्टा हो जाएगा, देखो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन एंड द current, the middle finger is forcing inward, so the eye is in inward direction, eye is inward। और कह सकते हैं कि ऐसे क्रॉस करके भी तो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना बच्चों। अच्छा, एक बिल्कुल खतरनाक वाला क्वेश्चन कि अगर मेरा करंट दूं या कुछ और दूं, क्या दूं, चलो इधर की तरफ देते हैं ये और इधर की तरफ देते हैं ये। इधर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं और यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड बी जा रही है। बताओ मेरा फोर्स किस तरफ जाएगा, बताओ मेरा फोर्स का डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर बता दिए तो मैं पार्टी दूंगा अपने कलीग्स को, आपको भी मिलेगी, पर तब मिलेगी जब इसका करेक्ट आंसर आएगा। जिसको आता है फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो। अगर चलो चैलेंज एक्सेप्टेड भी लिखोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इतने बच्चों ने अटेम्प्ट तो किया है, क्वेश्चन इतने बच्चों ने अटेम्प्ट तो करा, एटलीस्ट मेरा जो रीच है वो कुछ फ्रेंड्स तक या कुछ हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है, और वो स्टूडेंट्स उस चीज को चैलेंज की तरह ले रहे हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर तो मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है बताऊं, तो बताते हैं। देखो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों हमारा क्या जाता है, आई जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती थी, बच्चे इसी डायरेक्शन में अगर निकालना चालू कर दें तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे अगर मेरा करंट जा रहा है, वापस लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं, आई मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, तो हाथ मुड़ गया, देखो ऐसे से ऐसे हो गया, डिश क्या हूँ, तो ये ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाते हुए मेरा मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स जो था, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के थ्रू जो फोर्स था वो पीछे की तरफ इनवर्ड जा रहा है, तो जो मेरा फोर्स है बच्चों इस तरफ भी, इसका आंसर इज इनवर्ड। तो यार 3 क्वेश्चन करा दिए। मैं चाहूं मल्टीपल कितने भी क्वेश्चन, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं और आप n नंबर ऑफ आंसर्स मुझे दे सकते हो। मल्टीपल चॉइस में कैसे आ सकता है, मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया, 2-3 और करा दिए, और करना चाहते हो तो मन से बनाते चलो, करते चलो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है बच्चों, दैट इज मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। वैसे ये टॉपिक अपना क्या था, सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मेरा मन था, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है, बच्चों को मजा आता है। क्या आपको लगता है कि मेरी बॉडी या आपकी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, या आपकी बॉडी किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है? हाँ होता है, हम दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो एक अलग फीलिंग है बच्चों, लेकिन ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। कैसे क्या होता है, देखो सॉल्ट्स तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना, NaCl, वाटर से हमारी बॉडी बनी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी, छोटे छोटे इंपल्सेस जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि नर्व सेल के अंदर इंपल्सेस हैं, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल पे जाते हैं, फ्रॉम द हेड टू द टो, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग को हेड ही कहते हैं ना, अलग अलग वो उसमें छोटे छोटे वो निकले रहते हैं, हेड्स निकले रहते हैं, ऐसे करके कुछ डायग्राम होता है, और ये एंड में और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ तो भी बना रहता है, ये मैंने फ्लावर बना दिया है, तो ऐसे ही कुछ नर्व सेल होता है ना, डेंड्राइट्स कहते हैं शायद तक, डेंड्राइट्स, आई डोंट नो प्रॉपर्ली, मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद तक डेंड्राइट्स कहते हैं।
अब इनके अंदर क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस होते हैं। नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो नर्व सेल के अंदर आती हैं, फ्रॉम द हेड एंटर करती हैं और फिर पीछे की तरफ दूसरा नर्व सेल लगा होता है उसको मिल जाता है। अब ये कैसे होते हैं, बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, थोड़ा थोड़ा करंट है बॉडी के अंदर। अब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है बच्चों, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी तो निकल रही होगी, लेकिन बहुत छोटी निकल रही होगी, बहुत छोटी निकल रही होती है। तो ऐसी अगर मैं चाहूं, मैं इमेज निकालना चाहूं या पता करना चाहूं कि कहां पे मेरी मैक्सिमम एक्यूमुलेशन, इकट्ठे कहां हो रहे हैं सारे के सारे करंट, ये दो ही जगह पे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, या तो मेरे ब्रेन में या तो मेरे हार्ट में। यहाँ मोशन लिखा है पर आई लव मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चला जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस थी, इन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिकल करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो इनके अंदर होता है क्या, इन चार्ज पार्टिकल्स में होता क्या है, हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स को कहते हैं आयंस, हमारी बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स के अंदर हमें इधर से उधर फील हो रहे होते हैं, लेकिन हम लॉजिकली इनको फील नहीं कर पाते। इन चीजों को कहते हैं आयनिक करंट, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये होते हैं बहुत वीक आयनिक करंट्स हमारी बॉडी में फ्लो होता रहता है डे टू डे, टाइम टू टाइम, अपने आप हर इंपल्स के साथ हम उस चीज को फील नहीं कर पाते, लेकिन प्रेजेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये चीज प्रेजेंट है। कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे मेरा ब्रेन और सेकेंडली मेरा हार्ट, वहां पे आपको प्रॉपरली फील होते हैं, और इस वजह से क्या है, हम उसके स्कैनिंग कर सकते हैं, उसकी इमेजिंग, मैग्नेटिक इमेजिंग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक इमेजिंग पता है क्या होती है, MRI, CT स्कैन्स, है ना। और ये देखो ब्रेन के अंदर जहां जहां पे ब्लू या थोड़ा रेडिश टाइप लग रहा है ना, ये मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो मेरे ब्रेन के अंदर चल रहे हैं। ये मेरा ब्रेन स्कैन करके नहीं लगाया मैंने, बट स्टिल ये एक इमेजिंग लगाई है। हर बच्चे, हर इंसान के मन में ऐसा होता है, मन में भी होता है, दिल में और दिमाग में भी ऐसा होता है। इवन हम हार्ट का भी स्कैन ऐसे निकाल सकते हैं, इमेज ऑफ द ब्रेन्स भी ऐसे इस तरीके से निकाली जाती हैं। तो और भी चीजें देखो, द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय द फ्लो ऑफ आयनिक करंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ टेक्निक्स कॉल्ड द मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, MRI। किसी के ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसकी इमेजिंग निकालनी चाहिए, या डॉक्टर उस इमेज को पढ़ के ही हमें बता पाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या डिफेक्ट है या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कि उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं MRI, which is used to obtain the image or the pictures of the internal parts of the body। कैसे, ये देखो MRI मशीन ऐसी होती है ना, इसमें जिसको भी डायग्नोस करना होता है, डायग्नोस होना होता है, या जो भी इशू होता है, जिस हमारी बॉडी में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उस चीज को सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे लिटा के पूरा स्कैन कराया जाता है। अब ये चीज मैंने पहले भी पढ़ाई थी। अब खुद सोचो, जो ये मशीन है, ये मशीन मेरे आसपास है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम कर रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट और अ परमानेंट मैग्नेट, दिस इज अ टेम्पररी मैग्नेट और अ परमानेंट मैग्नेट। पिछली बार बताया था, चैप्टर का मतलब लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट था कि टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट के बीच में मैंने थोड़ा डिफरेंस बताया था। तो जब तक सोचो तब तक मैं मतलब एक चीज को दूसरे रिलेट करोगे, जहां जल्दी रिवीजन भी होता रहता है। तो इमेजिंग कैसे होती है, देखो ऐसे, या तो नॉर्मल इमेजिंग ऐसे आती है, नहीं तो इस तरीके की डीप 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 डाइव कर सकते हो आप अपने ब्रेन के अंदर बाय द MRI। और डॉक्टर्स भी इस तरीके से हमें पता कर पाते हैं, कैसे, क्योंकि वो है ना, एक नॉर्मल बॉडी कंडीशन को और एक जो हमारी बॉडी में जो डिफेक्टेड या समथिंग अ बॉडी विद सम प्रॉब्लम्स, उस चीज को दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो उनको पता चल जाता है बाय कंपेयरिंग द इमेज ऑफ अ नॉर्मल बॉडी एंड पर्सन विद सम डिफेक्ट्स इन द ब्रेन और सम अदर ऑर्गन। तो उन दोनों ऑर्गन्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने की वजह से उनको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं इस वजह से। तो लॉजिकली इस जगह पे हम MRI को इस जगह यूज करते हैं। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग ये टॉपिक नहीं है, मैं पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि अगर मैं 24 घंटा चालू करके रखूं तो भाई साहब हॉस्पिटल का जो बिल आने वाला है ना। और प्लस यहाँ पे इंसान 24 घंटे अगर कोई भी मैग्नेटिक चीज इसके अंदर चली गई, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो उससे चिपक जाएगी। पहली बात तो बिल 24 घंटा नहीं चालू करूंगा। और ऐसे अगर कभी वैसे जाना ना पड़े किसी को भी, पर अगर कोई गया है तो ये आइसोलेटेड, जैसे होता है ना बैंक में तो गए हो, जैसे लॉकर रूम नहीं होता, बहुत मोटा सा गेट लगा होता है, वैसे मोटे मोटे गेट्स और मोटे मोटे दीवारों के बीच में ये सेटअप लगाया जाता है, क्योंकि इससे रेडिएशंस बहुत तेज निकलते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है या कोई
कोई अलग इंसान इसके पास पहुंच जाए, वो आपकी बॉडी को हार्म करता है लॉजिकली, इसीलिए वो उस चीज़ को रेजोनेट करने के लिए, अपने को बॉडी को अलग करने के लिए, हमारी बॉडी से दूर रखने के लिए उसको मोटी मोटी दीवारों के अंदर रेडिएशन को क्लोज करके रखा जाता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है बच्चों, जिसके साथ हम बचपन में खिलौने तोड़ तोड़ के तो खूब खेले होंगे, खिलौने तोड़े होंगे, उसके अंदर छोटी सी मोटर निकली होगी। अब सोच तो ये होती है कि पापा ये एक सेल से, या मम्मी ये एक सेल से या 2 सेल से इतनी तेज कार कैसे दौड़ रही है, और ये पंखा इतनी तेज कैसे चल रहा है। आजकल हमारे फ़ोन में जो वाइब्रेटर है, जो वाइब्रेट करता है, हमारे फ़ोन आता है, मैसेज आता है तो हमें फील हो जाता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इवन हमारे पंखे में, हमारी मिक्सी में, हमारे कूलर में, हमारे आसपास दुनिया जहान के अंदर, इवन जो हमारे पीसीज कंप्यूटर्स रहते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर पीछे एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, ठीक है। कार्स के अंदर आगे वो लगा रहता है कूलेंट के आगे, एग्जॉस्ट नहीं कहते उस चीज़ को, उसे कहते हैं कूलेंट फैन कहते हैं मे बी। तो उस चीज़ को यूज़ किया जाता है हमारे डे टू डे लाइफ में। एसी, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, कहीं ना कहीं उसमें प्रोसेसर का यूज़ हो रहा है, वो उस मोटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये मोटर क्या चीज़ है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है 10th के अंदर? क्योंकि ये पेपर में आने वाली होती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। एक मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल हमारी एनर्जी को टोटली मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। मैकेनिकल कैसे? मिक्सी के अंदर आप प्लग लगाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है, लेकिन घूमता क्या है? कोई चक्री होती है उसके अंदर, वो घूमती है। पंखे का अपन बटन चालू करते हैं तो हवा देती है हमको, मैकेनिकल, क्योंकि वो घूम रहा है। तो वो घूमने वाली जो एनर्जी है, उस चीज़ को हम मोटर्स में भी यूज़ करते हैं, जनरेटर्स में भी यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। मेनली इस चीज को अगर अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लें और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें, दैट इज कॉल्ड अ मोटर। A motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy, which converts electrical energy into mechanical energy. A common electrical motor works on DC current. DC मतलब डायरेक्ट करंट। अब ये मत पूछना DC और AC क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आने वाला है। 2 तरह के करंट होते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। मेनली अभी हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकली अगर उस चीज को देखें तो डायरेक्ट करंट मोटर भी कहते हैं, है ना। एसी करंट वैसे हमारे घरों में जो आता है वो एसी करंट्स होते हैं, हम उसे सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो करंट का जो अपन ने एग्जांपल देखा, यहाँ पे 2 तरीके के थे, डीसी मोटर भी होती है, डीसी जनरेटर भी होता है, एसी मोटर भी होती है, एसी जनरेटर भी होता है। इस तरीके खिलौना देखा हो, जैसे आजकल हवा मारने वाला छोटा सा आता है, चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं या इंडियन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी टेलीकॉम मतलब ई कार्ड सर्विसेज पे। तो यहाँ पे मोटर के साथ पंखा लगा होता है, ये इलेक्ट्रिकल, यहाँ से अगर बैटरी कनेक्ट कर दूं मैं इसके अंदर, तो इस चीज की वजह से क्या करेगा, ये पंखे को घुमाएगा और मुझे मैकेनिकल एनर्जी और या विंड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। या इस तरह खिलौना अपन ने तोड़ा हो या खिलौना तोड़ा हो तो इसके अंदर इस तरीके की मोटर हमें देखने को मिलती है। या इसके साथ अगर मैं ऐसा कुछ कनेक्ट कर दूं तो मैं प्रोजेक्ट की तरह इसे विंड मिल की तरह भी दे सकता हूँ और उल्टा काम भी करवा सकता हूँ। पता है, उल्टा काम भी करवा सकता हूँ। अगर विंड मिल किस पे काम करते हैं कि विंड की वजह से पंखा घूम रहा है और वो मोटर क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रही है, बैटरी चार्ज करके दे रही है। तो बैटरी यूज करते हैं और पंखे से हवा आ रही है, तो क्या है, ये मोटर है। अगर पंखा घूम रहा है हवा की वजह से और वो बैटरी चार्ज कर रहा है, तो इट इज जनरेटर। उल्टा भी काम हो सकता है ना, उल्टा भी काम हो सकता है। वो क्या है, विंड एनर्जी को रिसोर्स कर रहे हैं अपन। विंड एनर्जी यही तो है हमारे लिए। अगर आप राजस्थान से या किसी गुजरात के स्टेट से बिलोंग करते हैं, गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैसे इतनी महंगी तो नहीं है, पर स्टिल हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करें फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर द हमारी फर्दर जो जनरेशन आने वाली है। हमें कहते हैं ना, इस चीज़ को प्रॉपरली हमारे एसएसटी में बार बार आते हैं टॉपिक की, यूज द कंज्यूम द रिसोर्सेज प्रॉपरली फॉर सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो एंजॉय इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, क्या है, ये खिलौना है, इसको मैंने तोड़ दिया था वैसे घर पे। तो इस खिलौने के अंदर क्या है, मैंने इसको बढ़िया से सजा के एक अच्छी इमेज बनाई है। तो ये कार है, ये बैटरीज की हेल्प से चल रही है, ये बैटरीज की हेल्प से चल रही है। देखो यहाँ पे बैटरी है, अगर बैटरी है, ये देखो यहाँ पे बैटरी लगा रखी है मैंने, तो 2 सेल लगे हुए हैं हमारे पास लॉजिकली। अब ये जो सेल है नीचे कहीं से वायर पीछे से आके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमारे इस मोटर से कनेक्टेड है। ये क्या चीज है, मोटर है, ठीक है, मोटर, और दीज आर सेल, ठीक है। सेल या बैटरी कुछ भी यूज करो, 9 वोल्ट की छोटी सी बैटरी आती है, वो भी लगी होती है। अब यहाँ पे मैं अगर पंखा लगा दिया
ठीक है। तो जब भी आगे चलेगी पंखा भी घूमेगा, जिसकी वजह से और इसको पीछे की तरफ ये पुश करेगी, जो हवा होगी वो पीछे की तरफ पुश करेगी, जिसके से मोटर और इसको आगे लेके जाएगी। और एक खिलौना है, एक तरीके का खिलौना है जो आगे की तरफ चलता रहता है, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूटिलाइजेशन समझ रहे हैं कि आगे बढ़ेगा तो पंखा घूमेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये हमारी इलेक्ट्रिक बैटरीज। और आगे कैसे जाएगा, क्योंकि ये पंखा जो है पीछे की तरफ पुश करेगा, टोटली ये पीछे की तरफ हवा को पुश करने वाला बच्चों। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ काम करते हैं कि यार थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ये खिलौने विलौने तो बहुत सारे हो गए। अब ये काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या क्या इसके अंदर हमारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और ये काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ द मोटर भी जानेंगे। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। कि प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल है, कौन से हमारे धर्म संकट में आ गया था कि भाई इसे एक ही चीज में काम करना पड़ रहा है, एक ही प्रिंसिपल है, एक ही चीज है, और स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये अलग है। ठीक है, the motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in the magnetic field and a current pass through it, a force act on the coil which rotates it continuously। ये कुछ सुनना सुनना सा नहीं लग रहा? थोड़ी देर पहले ही मैंने ये गाना गा के नहीं सुनाया था कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमारे फर्स्ट वाले डायग्राम की हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, इसके अंदर मैं समथिंग करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूँ, इसको प्लस और मतलब एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको हैंग कर देता हूं मैं ऐसे कुछ स्टैंड से, तो ये अट्रैक्ट या रिपेल कुछ ना कुछ करेगी। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, द वेदर द फोर्स कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो इसी तरीके से यहाँ ये बोला जा रहा है बच्चों कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये देखो इसका नाम देते हैं ABCD, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ये करंट भी है हमारे पास छोटी और ये बड़ी, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स आ गए, अगर मैं इसको प्रेजेंट करता हूं नॉर्थ और साउथ के बीच में, a motor works on the principle that when a rectangular coil ABCD is placed in a magnetic field, obviously north south है तो magnetic field के बीच में, and the current is passing, कि भाई की अगर मैं लगा दूं और यहाँ की भी ऑन है मेरे बच्चों, अगर की भी ऑन है तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पास थ्रू इट अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट कंटिन्यूअसली। जो हमारी ABCD जो है, हमारी कॉइल है वायर की बनी हुई, उसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्सेस लगेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस किससे निकलेंगे मेरे बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ऐसे करके तो इजीली निकल जाएगा। वो फोर्स इस तरीके से काम करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देता हूं, तो यहाँ पे जो है मुझे फोर्स फील होती है, और फोर्स जो होती है उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जा सकती है। तो इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ये रोटेट कर रही है। बहुत ईजी सा प्रोसेस है, ये चीज समझ में आ गई है, फटाफट वर्किंग भी इसकी सीख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन भी सीख लेते हैं इसका। कंस्ट्रक्शन कैसा है, जैसा पीछे की तरफ मैंने सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाया, थोड़ा सुंदर कम था, पर यहाँ पे ये चीज सुंदर से बना के दिखाई गई है। इसकी वर्किंग भी सीखेंगे। बैटरी है, ये देखो यहाँ बैटरी है, यहाँ की है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें लगाई गई हैं। एक्स और वाई जो चीज है यहाँ पे, इसे कहते हैं ब्रशेस, इन्हें कहते हैं ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं, जिनका काम होता है कि कंटिन्यूसली करंट को सप्लाई करते रहना। यहाँ पे P और Q जो हैं, P यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, P एंड Q जो हैं, these are known as split rings, SPLIT, split rings, और कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ठीक है, इसे कम्यूटेटर भी बोला जाता है। इनका काम है कॉन्टिन्यूसली द डायरेक्शन को मेंटेन करना। कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन किसका, करंट का डायरेक्शन मेंटेन करना। हमने पढ़ा डीसी करंट एक ऐसा करंट होता है बच्चों, एक ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा। एसी करंट जो होता है उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, दोनों में यही तो चेंजेस होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। डीसी में डायरेक्शन ऑफ द करंट नहीं बदली जा सकती। तो यहाँ पे क्या है, P और Q क्या है, कम्यूटेटर्स हैं या स्प्लिट रिंग्स हैं, जो करंट को फ्लो करने में हेल्प कराती है इन द सेम डायरेक्शन जैसे वो पहले फ्लो हो रहा था। अब इसके साथ हमारा ये कॉइल है ABCD ऐसे लगा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल का मैग्नेट लगा हुआ है। मतलब सिर्फ पोल्स रखी गई हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखी गई हैं,
और लॉजिकल देखोगे तो ये कॉनकेव शेप्ड हैं, थोड़े से कर्व्ड शेप्ड हैं, जिन्हें कॉनकेव शेप मैग्नेट या पोल्स कहा जाता है, इन्हें रखा जाता है क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एंगल बनता है बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड वो होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स वाई जो हमारा मैक्सिमम फोर्स होता है वो हमें दिखता है। अगर हम सीनियर डिवीजन में जाएंगे ना तो एक फॉर्मूला मिलेगा जिससे बहुत इजी हो जाएगा जो हमारा फोर्स को निकालना। पर ये काम कैसे करता है बच्चों, फटाफट इस चीज़ को भी देख लो। इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे मैंने हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करी है एक एनिमेशन टाइप का छोटा सा यूटिलाइज करने के लिए। ये देखो यहाँ पे बैटरी से यूटिलाइज करा है, जो हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं या कम्यूटेटर्स हैं वो घूम भी रहे हैं, हमारे कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। और अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो ये चीज जब वापस आई तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आगे हाफ रोटेशन के बाद देखो कलर चेंज हो रहा है, हमारी स्प्लिट रिंग्स का कलर चेंज हो रहा है क्योंकि वो पोल्स चेंज कर रहे हैं। वो क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है सर, ये तो आपने नई चीज सी बता दी। ये चीज भी मैं आपको पूरा का पूरा सॉर्ट करने वाला हूं। पहले अपन थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट उस चीज को फटाफट सीखने की कोशिश करते हैं और विद इन अ स्प्लिट ऑफ 5 to 10 मिनट्स आप पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लोगे और यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। वापस से रिवाइज करा देंगे, पहले एक बार सीख लो, एक बार ऊपर से सीख लो। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल दैट इज ABCD। एक ABCD नाम से इससे रिलेट करते हैं ना डायग्राम सामने। ABCD नाम से कॉइल है बच्चों, ABCDEF नहीं है यहाँ पे। इन द इंसुलेटेड कॉपर वायर, कि भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है, समझ में आ गया। हमने कॉपर एल्यूमिनियम क्यों यूज करा था, आयरन क्यों यूज नहीं करा था, पता है ना। इसीलिए मैं पीछे से रिलेट करता रहता हूँ, पीछे से बेसिक से पढ़ाओ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। पढ़ा सब देंगे, समझाने की बात है, अगर समझ में आता है तो मजा जरूर आएगा पढ़ने में। और हाँ, शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। Which is mounted between the curved poles. This is a curved poles, north and south poles of the horseshoe magnet. टाइप परमानेंट मैग्नेट है जिसका नाम M दे दिया है। द साइड्स AB एंड CD आर द कॉइल आर केप्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे मैंने बोला 90 डिग्री में रखते हैं। ये देखो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। 90 डिग्री पे रखा है बाबा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से आगे बढ़ गए, इतना समझ में आया, बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है। यहाँ पे कार्बन ब्रशेस जिनका नाम मैंने X और Y बताया था बच्चों, जैसे ये जो है, ये वाला जो ब्रश है इसको मैंने X नाम दिया और ये वाला जो ब्रश है मैंने इसको Y नाम दिया। ये Y है बच्चों, थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, X और Y नाम से ब्रशेस हैं। ब्रशेस का काम क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बना के रखना, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बना के रखना। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जब ये रिंग्स घूम रही हैं, हाफ जो रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर हैं, वो घूम रहे हैं, तो वो बीच में डायरेक्शन मतलब बदल रहे हैं, अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। पर क्या पोलैरिटी चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने डीसी करंट की बात करी थी, वो चेंज नहीं होगी ड्यू टू हमारे, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बीच के स्प्लिट रिंग्स घूमेंगे, ब्रशेस तो बच्चों वहीं पे हैं, तो डायरेक्शन तो सेम रखती हैं। क्या डायरेक्शन सेम रखते हैं ब्रशेस? हाँ बिल्कुल, इनकी प्रेजेंस की वजह से हमें डायरेक्शन सेम मिलती है करंट की, क्योंकि डीसी करंट की बात कर रहे हैं। द कार्बन ब्रशेस X एंड Y आर फिक्स्ड ऑन द बेस ऑफ द मोटर, बेस ऑफ द मोटर में फंसे हुए हैं, नीचे देखो, नीचे की तरफ। एंड दे प्रेस लाइटली अगेंस्ट द टू हाफ रिंग्स, हाफ रिंग्स को हमने क्या स्प्लिट रिंग्स भी कहा था या कम्यूटेटर भी कहा था ऑफ द कम्यूटेटर, ठीक है। द बैटरी ऑफ द सप्लाई करंट टू द कॉइल इज कनेक्टेड टू द टू कार्बन ब्रशेस। जो बैटरी होती है सिमिलरली यहाँ से अगर X और Y से निकल रही है, नेगेटिव है, और X से वहां से आ रही है, तो यहाँ पे ये जो है ये बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कुछ जुड़े हुए होंगे इसकी बैटरी से, समझ में आया। The function of the कार्बन ब्रश is to make the contact with the rotating rings. रोटेटिंग रिंग्स के साथ भी कांटेक्ट बना के रखना है ताकि हमारा करंट फ्लो होता रहे। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी तो फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हमारा अगर मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा गया तभी फोर्स एक्सर्ट होगा। और जो ऊपर कॉइल है बच्चों, ये पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे आर्मेचर भी कहा जाता है, आर्मेचर, IRMATURE यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। with the rotating rings of the commutator and through the supply of current to the coil. कॉइल से हमारा करंट का सप्लाई बना के रखता है, जैसा कि मैंने बताया। ये देखो कंटिन्यूसली गोल गोल घूम रहा है, तो बीच में देखो एक गैप आ रहा है, एक बहुत छोटा सा गैप आ रहा है। क्या उस गैप के अंदर अगर मेरा करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, रिंग्स को जो भी स्प्लिट रिंग्स हैं उनको करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूसली कैसे घूम रही है? मेरा क्वेश्चन, मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपके भी आ रहा है तो बहुत तेज हो तो मजा आने वाला है, और नहीं तो विद टाइम तो मैं सिखाने वाला हूँ।
अगला हमने बैटरी के बारे में जाना, लूप के बारे में जाना, मैग्नेट के बारे में हम जान चुके हैं, कार्बन ब्रशेस हमें पता चल चुके हैं, उसके अंदर स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर नाम की एक चीज है, उसके बारे में जानने की बारी आती है। The device which reverses the direction of the current through a circuit is called a commutator। जो बार बार हमारे डिवाइस का करंट का डायरेक्शन बदलता है उसे कहते हैं कम्यूटेटर। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर सोल्डर्ड परमानेंटली टू द हाफ रिंग्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो हैं उसके साथ हमारे या S1 और S2 हैं यहाँ पे, उससे कनेक्टेड हैं। अ कम्यूटेटर इज अ कॉपर रिंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। दो तरीके, एक पूरी रिंग होती है दो टुकड़ों में कटी हुई है, तभी स्प्लिट रिंग्स बोल रहे हैं बच्चों इनको। ये देखो स्प्लिट रिंग्स हैं हाफ हाफ। फर्स्ट सिचुएशन, ये मतलब दो डायग्राम्स हैं। फर्स्ट कंडीशंस तो मैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ में लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ है, या इसको 0 डिग्री रोटेशन भी कहते हैं, 0 डिग्री रोटेशन भी कहते हैं। लॉजिकल यहाँ पे जो मेरा करंट है वो कैसे जा रहा है, देखो सबसे पहले B1 में आएगा, सबसे पहले B1 में आएगा ब्रश 1 में, देन टू जाएगा S1 में, फिर जाएगा ABCD में, A टू दी B टू दी C एंड टू D। अब D के बाद बच्चों कहाँ जा रहा है, S2 में एंड B2 में, फिर जा रहा है S2 में और B2 में। कि जब नॉर्मली मैंने यहाँ पे नॉर्थ रखा और यहाँ पे साउथ रखा तो मेरा कंडीशन ये था, मेरा कंडीशन ये था। अब लॉजिकली वो घूम रहा है क्या, वो घूम रहा है, जो आर्मेचर है वो घूम रहा है। घूम कैसे रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो घूम रहा है। अब घूमने के बाद वो चीज स्प्लिट हो जाएगी लॉजिकली। ये देखो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मेरी कंडीशन है, एक माउस पैड है, इसके थ्रू समझा रहा हूं, है ना। ये ABCD है, दिस इज ABC एंड D, है ना, या इसी से कंपेयर करते हैं, हाँ ABC एंड D, चार है। अब ये चीज जैसे ही घूमेगी, ये देखो ऐसे ही तो घूमेगी, ऐसे घूमने के बाद ही आ जाएगी, एक प्रिंटेड पार्ट है इसका, है ना, ताकि थोड़ा डिफरेंस फील हो। ये प्रिंटेड पार्ट सामने आएगा फर्स्ट, मतलब 0 डिग्री रोटेशन ये है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 180 डिग्री घूम गया तो ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा। तो जो AB था मेरे राइट हैंड में, अगर ये पेन है, अगर इससे रिलेट कर पा रहे हो तो इसके साथ ये पेन इसके साथ अगर चिपका हुआ है AB साइड, तो AB साइड तो उल्टी हो गई ना बच्चों, AB साइड इस तरफ आ गई अब राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे CD वाली साइड आ गई। तो ये घूम रहा है, देखो ऐसे, फिर वापस ऐसे, बार बार घूमता रहेगा। और इसी वजह से मोटर भी हमारी कंटिन्यूसली रन करती रहती है, एक मैकेनिकल शाफ्ट के थ्रू जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अब CD पार्ट लेफ्ट में आ गया, AB इसी जगह पे है, राइट साइड में चला गया, तो करंट का डायरेक्शन बदला क्या, करंट का डायरेक्शन बदला क्या, फटाफट देख के बताओ मुझे। करंट का डायरेक्शन नहीं बदला है। करंट का डायरेक्शन क्यों नहीं बदला, क्योंकि कम्यूटेटर हमारा कॉन्टिन्यूसली एक ही फ्रेम के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट को सप्लाई कर रहा था। अब देखो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगी, देखो B1 से आया, B1 से आया, S2 में गया, S2 में गया, नीचे लेके आ जाते हैं, S2 से कहाँ गया, D में गया, D से C में गया, C से B में गया, B से A में गया, A से S1 में गया, देखो S1 में गया, और S1 से अगर मैं देखूं तो ये जाता है B2 में। इस चीज को देखो, दोनों डायरेक्शंस को देखो, कंपेयर करो तो थोड़ा सा पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ जो है हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल वो चीज चेंज हो चुकी है। तो इस चीज को आगे लेके चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ जो हमारी स्प्लिट रिंग्स थी वो भी चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं, वर्किंग ऑफ मोटर के साथ हम सीखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इनटू द रेक्टेंगुलर कॉइल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल्स। यहाँ पे जब इसके अंदर मैं फ्लो कर रहा हूँ, क्या हमारी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा हूँ इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, तो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कॉइल। Suppose that initial the coil is ABCD in the horizontal position, ABCD है, इन्होंने बताने की कोशिश की, अभी ऊपर से भी अच्छे से देखेंगे। The current flows in the direction is ABCD, A to B, देखो इन्होंने बोला A to B जा रहा है, B to C जा रहा है, C to D जा रहा है, और ऐसे ही वापस ब्रशेस और हमारे स्प्लिट रिंग्स के पास जा रहा है। And leave wire the ring Y and the carbon brushes Q, ठीक है। अब इस चीज को ये फर्स्ट हाफ और 0 डिग्री बताने की कोशिश करी गई है, फर्स्ट हाफ और 0 डिग्री बनाने की कोशिश करी गई है। अब इसको ऊपर से अगर अपन देखेंगे, ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ऊपर से देखा तो ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे एक क्रॉस आ गया बन के, देखो ये क्रॉस बन के आ गया, क्यों, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताई गई है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताई गई है। कैसे, चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अपना लेफ्ट हैंड आगे करो फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, FBI, अगर B इस डायरेक्शन में है और मेरा करंट कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी जो फील्ड है कहाँ जा रही है, मेरी फील्ड कहाँ जा रही है, मेरी फील्ड जा रही है FB, B इस तरफ, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ फ्रॉम A to B डायरेक्शन, सिर्फ A
टू बी में बात कर रहा हूं, करंट ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। ए टू बी डायरेक्शन मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी फोर फिंगर यहां जा रही है, तो इनवर्ट जा रहा है मेरा थंब जो है, वो देखो थंब जो है इनवर्ट जा रहा है, तो इनवर्ट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों, इनवर्ट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो फेस है वो नीचे की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो लॉजिकली अगर एक पार्ट अंदर जा रहा है तो थोड़ा सा पार्ट ऊपर वाला ऊपर आएगा, सेकंड पार्ट जो है सीडी वाला जो ऊपर आएगा। अब ऊपर क्यों आएगा, उसके ऊपर भी तो कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। तो ए बी पार्ट अगर डिस्कस हो गया हो और क्लियर हो गया हो, अब जो ये फोर्स है जो इस डायरेक्शन में इसको बी ए बी को जो है अंदर की तरफ दबा रहा है, तो बाकी जगहों पे भी लग रहा होगा ना। अभी मेरा करंट कहाँ है, फ्रॉम ए टू बी जो जा रहा है करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैं निकालूं, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा ए टू बी है, और यहाँ पे क्या है, लॉजिकली अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। जब मैंने बताया लेफ्ट हैंड से, क्या लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, कि मेरा जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, लेफ्ट से लेके राइट तक, नॉर्थ टू साउथ पोल मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, देखो लेफ्ट से राइट जा रही है, करंट जा रहा है ऊपर, तो ऐसे गोल घूम जाएगा, अंदर की तरफ मेरा आ रहा है इनवर्ट, क्या, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लॉजिकली अगर हम इस चीज को देखें, in the side AB the current of the rectangular coil ABCD, the direction of current is in the form A to B, and the side CD the direction of current is in the form C to D, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अब यहाँ पे BC की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, यहाँ पे B to C जा रहा है बच्चों, B to C जा रहा है। अब अगर ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और ये जो करंट है वो भी यहीं जा रहा है, तो इसके बीच का जो थीटा होता है मेरे बच्चों वो होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री पे मैक्स तो 0 डिग्री पे निल। इसका एक फॉर्मूला था, मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश करी थी। एफ का एक फॉर्मूला है मेरे बच्चों, एफ का एक फॉर्मूला है जो सीनियर डिवीजन में अगर आप देखोगे तो दिस इज BIL साइन थीटा, ये होता है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई रिलेशन भी नहीं आने वाला क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बट क्या है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट, एल इज लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, और साइन थीटा की मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना हमारा थीटा बन रहा है। इसमें थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, अलग अलग चीज होती है, सीनियर डिवीजन में पहुंचोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगली लाइन की तरफ। हम C टू D लाइन में जा रहे हैं, ऊपर से C टू D जा रहा है, फ्रॉम C टू D जा रहा है नीचे की तरफ, तो करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यहाँ पे, B यहाँ जा रहा है, I यहाँ जा रहा है। बनाओ, बना के बताओ क्या जा रहा है, सॉरी दिस इज I जा रहा है नीचे, I जा रहा है नीचे, ये जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करंट का, ये हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स, तो ये आउटवर्ड्स का सिंबल है, आउटवर्ड्स। और अगर मैं दोनों कंडीशंस को मिला दूं, तो ये देखो इस तरफ तो अंदर जा रहा है, उस तरफ से बाहर आ रहा है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, इस तरफ से अगर अंदर जा रहा है तो ये इस CD वाली, ये पेन वाली डायरेक्शन CD है अभी, है ना, या यहाँ पे अगर क्रिस्टल लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जो AB वाली साइड है वो अंदर जाती है, तो ये वाली साइड बाहर आ रही है, ये वाली चीज अंदर जा रही है, ये वाली चीज बाहर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड अंदर जा रहा है, राइट हैंड साइड बाहर आ रहा है। तो ये चीज डन है, इसको फटाफट से जान लेते हैं। ये देखो, ये वाला साइड अंदर जा रहा है और ये वाला साइड बाहर आ रहा है। अब ये हो गया फर्स्ट हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ, दो सिचुएशंस मैंने कंपेयर कराई थी। फर्स्ट हाफ के अंदर S1 S2 अपनी अपनी जगह पे हैं। अब अगर ये पूरा एक रोटेशन 180 डिग्री का ले लेते हैं मेरे बच्चों, 180 डिग्री का रोटेशन अगर ये ले लेते हैं, मेरा पूरा कॉइल 180 डिग्री का रोटेशन ले लेता है, तो क्या होता है, मेरे ब्रशेस का सिंबल तो वही रहने वाला है, लेकिन लॉजिकली मेरे स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। पहले S1 S2 थे, तो अब S1 S2 की जगह S2 S1 रहेंगे। X और Y जो है मेरे फटाफट स्प्लिट रिंग्स जो थे वो अपना नाम बदल देंगे, जबकि हमारे जो कार्बन ब्रशेस थे वो वही के वही रहेंगे। अगर हाफ रोटेशन के बाद की बात करें तो एक वर्टिकल पोजीशन भी आती है। देखो, एक वर्टिकल पोजीशन भी आती है जहां पे जो हमारा कॉइल है जिसके स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है, वो क्या होता है, वो मूवमेंट छोड़ देता है। मान के चलो कि ये मेरे कार्बन ब्रशेस हैं, मेरे स्प्लिट रिंग्स पहले इस कंडीशन में थे, ठीक है,
लेकिन फर्स्ट कंडीशन मान रहा हूँ इसको, और सेकंड कंडीशन अगर मैं कंपेयर करवाऊँ कि कार्बन ब्रशेज ऐसे हैं और मेरे इस कंडीशन में मेरे स्प्लिट रिंग्स आ गए, तो ये आधा ही तो रोटेशन हुआ, थोड़ा सा ही तो 90 डिग्री तक तो गए, लेकिन फिर बाकी 90 डिग्री कैसे कवर कर रहे हैं? इनर्शिया नाम की चीज पढ़ी है 9th में, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया की थोड़ी सी एनर्जी वो प्रिजर्व रहती है, वो फ्लो कंटिन्यूड रहता है, इसी वजह से वो जो 90 डिग्री का 180 डिग्रीज में से 90 डिग्री वो कवर करते हैं ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी 90 डिग्रीज वो इस तरीके से कवर करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया। अब अगर आगे बात करें, मेरा क्या घूम रहा है दिमाग नहीं, स्प्लिट रिंग्स प्रेजेंट in this coil, joined into this coil, present in the magnetic field which is a current carrying conductor joined to a हमारा बैटरी या सेल। इसे कह रहे हैं क्या, मेरे पीछे लिखा हुआ आ गया है देखो, सेकेंड हाफ या 180 डिग्री, चीजें वही हैं, बदल गई है क्या, सिर्फ वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग बदल गया। स्प्लिट रिंग कैसे बदल गया? ऊपर वाली हम ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द चील की आंखें, तो चील की आंखों से देखोगे मेरे बच्चों तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि पहले S1 था यहाँ और S2 था यहाँ, अब ये पूरा फ्लिप कर गया जैसे मैंने बताया। अब देखो CD पार्ट इधर आ गया, AB पार्ट इधर आ गया, CD एंड BA, AB कहो BA कहो अपनी मर्जी, ज्योमेट्री है ना, अच्छे से बोले तो CD बदल के BA आ गया, CD बदल के BA आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो करंट की डायरेक्शन अब भी क्या है, वही है, वापस से क्या होगा, इस तरफ अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, और अगर आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, तो अंदर बाहर बार बार क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, बार बार ये घूमता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और डायरेक्शन क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि हम डीसी करंट को यूज कर रहे हैं जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। समझ में आया? तो भैया यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इस तरफ से बार बार अंदर जाएगा, इस तरफ से बार बार बाहर आएगा, जिसकी वजह से मोटर जो होती है वो कंटिन्यूसली पानी को पंप कर पाती है। मोटर कैसे काम करती है, वर्किंग ऑफ मोटर, लॉजिकली इन द एंड आ चुके हैं हम। फटाफट छोटा सा एक टॉपिक है उसको कवर करते हैं। बाय रिवर्सिंग द करंट इन द कॉइल is repeated after every half rotation due to the which the coil continues to rotate as long as current from the battery is passed through it. The rotating shaft of the इलेक्ट्रिक मोटर कैन ड्राइव अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स विच इज कनेक्टेड टू इट। इस तरीके से बताया गया है कि बार बार उसके अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, बस वो अपने पोल्स चेंज करती रहती है। जो होता है, पहले मान के चलो अगर S1 और S2 ये है, ये X से कनेक्टेड था और ये Y से कनेक्टेड था, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये S2 हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, ये X से कनेक्ट होगा, ये Y से कनेक्ट होगा। लेकिन बार बार जो हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं या कम्यूटेटर्स हैं वो डायरेक्शन को फ्लो उसी तरीके से रखते हैं, करंट के डायरेक्शन को एक तरीके से मेंटेन रख के रखते हैं, क्या तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। और अगर मैं इसके एंड पे यहाँ पे जो ये जो चीज हमारी जो कॉइल थी, इस कॉइल के एंड में पंखा लगा दूं, मोटर की चक्री लगा दूं, या कुछ मशीन की चक्री लगा दूं, या प्रोसेसर लगा दूं, या कुछ और लगा दूं, तो ये सारी चीजें, कूलर का फैन लगा दूं या पंप लगा दूं, कुछ भी चीजें बनाना चाहूं मैं मोटर से, मैं इजीली बना सकता हूं। तो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर सीखने में मजा आया होगा। यहाँ पे एंड करते हैं और फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सरप्राइज रहना चाहिए ना। व्हाट इज रॉन्ग विद द डीसी मोटर कनेक्टेड शोन इन दिस फिगर। एक डीसी मोटर बताई गई है, यहाँ पे लेफ्ट में मेरे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मेरे राइट में यहाँ पे मत पीछे। तो फटाफट उन चीजों को सीख लेते हैं कि मेरे पीछे जो डायग्राम दे रखा है उसके अंदर क्या गलती है। तो क्या गलती होगी इसके साथ, हम ये सप्लाई वोल्टेज इज नॉट करेक्ट, पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रॉन्ग, पोलैरिटी ऑफ द कार्बन ब्रशेस B1 B2 इज नॉट करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग विद इट। तो लॉजिकली क्या है, सप्लाई वोल्टेज कि यहाँ पे 230 वोल्ट दे रखा है 50 हर्ट्ज पे, पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रॉन्ग, पोलैरिटी दी नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाता है। पोलैरिटी ऑफ द कार्बन ब्रशेस दैट इज B1 एंड B2 इज रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता। नथिंग इज रॉन्ग, पता नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये 50 हर्ट्ज की बात आ जाए, कुछ भी हर्ट्ज में बताया जाए, तो दिस इज AC करंट नॉट DC करंट। ये क्या होता है AC और DC, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। सो एंड करते हैं इस लेक्चर को। होप करता हूँ अभी तक पढ़ाई हुई सारी चीज़ें आपको समझ में होंगी, और अगर मज़ा आ रहा है इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने में तो इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने में और मज़ा आएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सपोर्ट मोशन फाउंडेशन। थैंक यू।